रात के 2 बज रहे थे। मैंने बिस्तर पर एक नज़र डाली। दरमियान में मेरा बेटा शाहजहान सो रहा था और इसके दूसरी तरफ मेरा शोहर भी गहरी नींद में था। मैंने आंसू साफ करते एक गहरी सांस ली, क्योंकि जो कदम मैं उठाने जा रही थी उसके बाद मेरा शोहर शायद मुझे कभी माफ़ ना करता। लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि अपने बेटे शाहजहान की खातिर मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ, चाहे वो मेरी इज्जत ही क्यों ना हो। मेरे दिल में सवाल उठा, क्या ये सब ठीक है? दिल ने फौरन कहा, नहीं ये गलत है, मगर दिमाग ने बस एक ही जवाब दिया, यही ठीक है, इससे बेहतर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी वापस आ जाएगी। यही सोच कर मैं बिस्तर से उठी, आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। दिसंबर की सर्द तरीन रात थी, लेकिन मुझे पसीने आ रहे थे। मैंने वो लाल जोड़ा निकाला जो कभी मैंने अपने शोहर के लिए पहना था। सुहागन की तरह तैयार हुई, कांच की चूड़ियाँ पहनी जैसे कोई दुल्हन हो। कुछ देर बाद मैंने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। काली चादर से खुद को ढांपे हुए मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। वहां पहुंचकर मुझे एक साया नजर आया। इसके करीब पहुंचकर मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं आ गई हूँ, बताओ अब कहाँ जाना है? मेरी आवाज़ सुनते ही वो इंसानी रूप में आ गया। वो वैसा ही था जैसा मैंने 5 साल पहले इसे देखा था। वो मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था, जैसे मैं वाकई इसकी हूँ, मगर ये हकीकत नहीं थी। शायद यही सोचकर इसने दर्द भरी नज़रें मुझ पर डालकर मुझसे नज़रें फेर ली। 5 साल पहले मेरी इससे पहले मुलाकात हुई थी। मैं अपनी सहेली के निकाह पर गई हुई थी और जब वहाँ इसे देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। तकरीब ख़त्म हो चुकी थी और सब मेहमान जा चुके थे, मगर मेरे भाई को ऑफिस की वजह से देर हो गई थी, इसलिए मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक पीछे से एक भारी आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप लेट हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये आवाज़ सुनते ही मैंने पलट कर देखा तो वही नौजवान मेरे सामने खड़ा था। शलवार कमीज़ में मलबूस ब्राउन वेस्ट कोट पहने हुए वो मुझे कुछ ऐसे अंदाज में देख रहा था जैसे मैं कोई दुनिया की हसीन तरीन लड़की हूँ। मैंने फ़ौरन खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं है, मेरा भाई आता ही होगा, आप फिक्र ना करें। अभी मैंने इतनी कहा था कि मौसम अचानक बदल गया। काली घटाएं छा गई और मैं घबरा गई। कुछ लम्हे पहले तक शदीद गर्मी थी और हवा का नामो निशान नहीं था, मगर यकदम बारिश शुरू हो गई। मैं हैरानी से इस नौजवान से कहने लगी, देखें तो सही, अभी तो कितना गर्म मौसम था और अब अचानक बारिश हो रही है, ये कैसे हो रहा है? मैं आसमान की तरफ देखते हुए बोली। नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, शायद कुदरत को भी यही मंजूर है कि मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। चलें, जल्दी से मेरे साथ आ जाए, इससे पहले कि बारिश और तेज हो जाए और आपका इतना प्यारा सा जोड़ा भीग जाए। इस नौजवान ने ऊपर से नीचे तक एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे पास और कोई चारा नहीं था और इसी लम्हे मुझे अफसोस होने लगा कि काश मैंने निम्रा की बात मान ली होती। वो बार बार कह रही थी, फराह मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, मगर मैंने इसे यही जवाब दिया था कि मेरे भाई आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। अब सब मेहमान जा चुके थे और मेरे पास इस नौजवान के साथ घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने आहिस्तगी से कहा, ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मुझे सिर्फ कॉलोनी तक ड्रॉप कर दें, आगे मैं खुद चले जाऊंगी। दिल में अम्मा का खौफ था, इसलिए इसे बात साफ कर दी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और सर हिलाकर मुझे गाड़ी तक ले गया। लेकिन जैसी गाड़ी देखी मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो एक बड़ी सी लिमोजीन में आया था। अगले लम्हे इसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मुझे ऐसे बिठाया जैसे मैं इसकी कोई खास हूँ। मेरा दिल बेचैन हो रहा था, मगर मैं अंदर बैठ गई। वो नौजवान भी मेरे सामने बैठ गया। मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। इसकी नज़रों में मेरे लिए अजीब सी तपश थी। फिर मैंने देखा कि गाड़ी को एक गार्ड चला रहा था। मैं कुछ बोल ना पाई और अंदर ही अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो नौजवान मेरे सामने बैठा मुझे घूर रहा था। इसकी नज़रों की तपश से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। अगले पल वो बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग फिक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का रद्द-ए-अमल दूं। घबराहट में मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं चौंक गई कि लिमोजीन बिल्कुल नहीं चल रही थी, बल्कि एक जगह रुकी हुई थी। घबरा कर मैं फ़ौरन बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? वो जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था मेरी बात सुनकर फ़ौरन सीधा हो गया और बोला, फिक्र मत करें, मैं ड्राइवर से पूछता हूँ। ये कहकर वो फ्रंट सीट की तरफ चला गया और इसके जाते ही मैंने सुख का सांस लिया।
کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور کہنے لگا محترمہ بات یہ ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہمیں کچھ دیر کے لیے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں سر تھام کر رہ گئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی دیکھا کہ ہم ایک سنسان سڑک پر کھڑے ہیں، آس پاس جنگل تھا اور عجیب عجیب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ گاڑی ٹھیک کرنے میں مصروف تھا، جبکہ نوجوان بالکل پرسکون کھڑا تھا، جیسے گاڑی کے خراب ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے فوراً موبائل نکالا تاکہ بھائی کو کال کر سکوں، مگر وہاں سگنل ہی نہیں تھے۔ میں نے گھبرا کر نوجوان سے کہا کیا آپ مجھے اپنا موبائل دیں گے؟ میں اپنے بھائی کو کال کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا فکر مت کریں، کچھ ہی دیر میں گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کو بتایا تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو جائیں گے۔ گویا اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ گاڑی جلدی ٹھیک ہو۔ مجھے یوں گھبرایا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایسا کرتے ہیں اتنی دیر جنگل میں گھوم لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کی بے تکلفی نے مجھے چکھا دیا، جیسے ہم یہاں تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں سر تھام کر رہ گئی اور پھر دل میں چاہا کہ گارڈ کے ساتھ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ چلوں۔ وہ آگے آگے جا رہا تھا اور میں دل میں جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا کبھی آپ نے جنگل میں رات گزاری ہے؟ میں نے چونک کر اسے گہری نظروں سے گھورا اور کہا یہ کیسا سوال ہے؟ بھلا میں کیوں کسی جنگل میں رات گزاروں گی؟ ارے میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کبھی اتفاق سے جنگل میں رات گزارے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس کی ساری زندگی جنگل میں ہی گزری ہو۔ اتنے میں اچانک میری پیٹھ کے پیچھے کسی جانور کی آواز آئی اور میں گھبرا کر اس کے قریب ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کب اور کیسے اس کے اتنے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھے سنبھالنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں فوراً اس سے دور ہو گئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ میں فوراً گھبرا کر اسے معذرت کرنے لگی، سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں آپ کے اتنے قریب آ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا ارے کوئی بات نہیں، چلے دیکھتے ہیں شاید گاڑی ٹھیک ہو گئی ہو۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور اس پتھریلے راستے سے باہر نکالنے لگا۔ جب ہم گاڑی کے پاس پہنچے تو گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا سر گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا خوف اٹھنے لگا۔ میں دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں میں نے اس نوجوان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر اکیلی چلی جاتی تو اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ پھر اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی اور میرے ہوش اڑ گئی۔ نکاح والی جگہ پر جو موسمی بگڑاؤ تھا وہ اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ بارش بھی یکدم تھم گئی تھی۔ میں ان سب سوچوں میں ڈوبی لیموزین میں واپس بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں آرام دہ سفر کرتے کرتے اونگنے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھیں نیند میں بند ہو گئیں۔ یکدم محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بازو کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ آنکھیں کھولی تو وہ نوجوان میرے قریب کھڑا مسکرا کر بولا محترمہ آپ کا گھر آ گیا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سن کر میں نے جھٹ سے دائیں طرف دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں حیرت میں پڑ گئی تھی کہ وہ نوجوان میرے گھر کا پتہ کیسے جانتا ہے۔ میں نے کچھ پوچھنا ہی چاہا کہ وہ مسکراتے ہوئے بولا آپ سو رہی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو نہ جگاؤں۔ آپ کے بیگ سے آپ کے بھائی کا کارڈ ملا جس پر گھر کا ایڈریس تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے شکریہ کہے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ اماں نے میری گھبراہٹ دیکھ کر فوراً پوچھا فرحہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا کہ ایک سہیلی کے ساتھ واپس آئی ہوں۔ اگلے دن جب کالج گئی تو بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے دن کے تمام واقعات بار بار ذہن میں گھوم رہے تھے۔ خود کو کوس رہی تھی کہ کیسے میں نے ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ رات کے وقت اکیلے سفر کیا۔ اگر میرے گھر والوں کو اس کا پتہ چل جاتا تو میری خیر نہ تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے گا اور میں اس نوجوان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گی۔ پر شام کو جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اچانک میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا، اس کی بھاری آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنی گھبرا گئی کہ موبائل میرے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گر گیا۔
अम्मा ने फ़ौरन पूछा, फ़रहा ये किसकी कॉल थी? मैंने अम्मा को मुतमईन करने के लिए कह दिया, सिम वालों की कॉल थी। आधी रात को दोबारा मोबाइल बजने लगा। अब की बार मैंने फ़ौरन कॉल उठा कर कहा, आप क्यों तंग कर रहे हैं? दूसरी तरफ से इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो आपको बस जो कुछ याद दिलाने के लिए कॉल कर रहा हूँ जो आप भूल गई हैं। इसके ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। मैं परेशान थी कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मैं भूल गई थी। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि सारी चीज़ें मैंने ठीक तरह से अपने बैग में संभाली हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने कहा, क्या आपने कभी नहीं सीखा कि जब कोई आपकी मदद करे तो इसका शुक्रिया अदा किया जाता है? मैंने तो बस ये याद दिलाने के लिए कॉल की थी। इसके बाद सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने जल्दी से जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, लेकिन अब मज़ीद कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर फ़ोन बंद किया और सुकून से आंखें बंद कर दी। मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार इस नौजवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं खुद से सोचने लगी कि आखिर वो नौजवान मुझसे कितना बड़ा होगा। शायद 30 साल का तो होगा और मैं सिर्फ 17 साल की लड़की। हमारे दरमियान एक बड़ा फासला था। ये सोचकर मैंने अपने सारे ख्याल चटक दिए और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन बाद जब मैं कॉलेज पहुंची तो मालूम हुआ कि हमारे अंग्रेज़ी के सर शदीद बीमार है और इनकी जगह एक नए सर आ रहे हैं। दिल ही दिल में खुश हुई कि शायद ये सर हम सबको बराबर तवज्जो देंगे, ना कि किसी एक को ज़्यादा और किसी को कम। अभी मैं दिल से यही दुआ कर रही थी कि नया टीचर हम सब के साथ इंसाफ से पेश आएगा। कुछ देर बाद एक लड़की ने जोश से पूरी क्लास में बताया, अरे सुनो, ये सर तो पिछले सर से भी ज़्यादा हैंडसम है। इस बात तो हमारी अंग्रेज़ी वाकई बहुत अच्छी होने वाली है। इसकी बात सुनकर मैं सर थाम कर रह गई। जैसे ही टीचर क्लास में दाखिल हुए हम सब एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इन पर पड़ी मेरी रूह फना होगी। ये वही नौजवान था जो उस रात मेरे साथ था। मैं इसे कैसे भूल सकती थी? वो मेरी तरफ देख रहा था, फिर बोला, मैं आपका अंग्रेज़ी का नया सर हूँ, मेरा नाम जुल्फ़िकार खान है, आज से मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगा। वो यूँ बात कर रहा था जैसे सब कुछ सिर्फ मुझे ही सुना रहा हो। लड़कियां इसकी तारीफ़ें करने लगी क्योंकि इसकी अंग्रेज़ी वाकई बहुत उम्दा थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो बैरूनी मुल्क से तालीम याफ्ता हो। क्लास ख़त्म होते ही उसने जाते जाते मुझे इशारा करके कहा, आप मेरे कैबिन में आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। सब लड़कियां एक दूसरे से चेमगोइयाँ करने लगी कि आखिर फराह का और इसका क्या ताल्लुक़ है। सर तो अभी आए हैं, फिर ये उसे क्यों बुला रहे हैं? जैसे ही पीरियड खत्म हुआ मैं भी सर के पीछे पीछे इनके कैबिन में चली गई। मेरी टांगें ऐसे कांप रही थी जैसे मैं किसी मुहासब का सामना कर रही हूँ। कैबिन में सिर्फ सर ही थे। वो अपनी सीट पर बैठे टांग पर टांग रखे मुझे देख रहे थे। मैं इनके सामने खड़ी सर झुकाए सोच रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी उन्होंने कहा, मोहतरमा आप जानती हैं ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने इनकी बात सुनी तो सर उठाया और इनके दम देखा वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने थोड़ा घबरा कर कहा, मुझे क्या पता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, शायद आपको नौकरी की ज़रूरत होगी इसलिए ये जॉब की है। मेरी बात पर वो हंस पड़े। इनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर वो बोले, आप बहुत मासूम हैं। इसकी इस बात से मेरा दिल एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं हैरानी से इसकी तरफ देखती रह गई। फिर उसने कहा, बात सीधी सी है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं ऐसे गुमसुम हो गई जैसे किसी ने मेरे वजूद से जान निकाल ली हो। इसके बाद मैं कुछ भी कहे बगैर उल्टे कदमों वापस चल दी। सारा दिन अजीब परेशानी में गुजरा। सर में दर्द भी था। जब घर पहुंची तो अम्मा ने मेरी हालत देखकर पूछा, फराह क्या हुआ है तुम्हें? मगर मैं अम्मा को क्या ही बताती। अगले 3-4 दिन मैंने तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर कॉलेज से छुट्टी ले ली। सोचा कि शायद इस नौजवान को ना देखने से मेरी हालत बेहतर हो जाएगी। एक दिन अम्मा ने मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे पार्क ले जाने का फ़ैसला किया। जैसे हम पार्क पहुँचे अचानक मेरी नज़र इसी नौजवान पर पड़ी जो दूर किसी दरख्त के पास खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था जिससे मेरा दिल मज़ीद दहल गया। अम्मा ने मेरा परेशान चेहरा देखकर कहा, फराह क्या देख रही हो? मैंने अम्मा को इशारा किया कि वो नौजवान वहाँ मौजूद है। अम्मा ने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, पागल हो गई हो? तुम्हें खाली दरख्त को घूर रही हूँ। फिर मैंने दोबारा नज़र उठाकर देखा तो वहाँ सिर्फ दरख्त था। वो नौजवान कहीं गायब हो चुका था। इस वाक़े ने मेरी उलझन को मज़ीद बढ़ा दिया। कई दिन तक मैंने कॉलेज से छुट्टियां की मगर मजबूरन एक दिन मुझे वापस जाना ही पड़ा।
دل کو تسلی دی کہ شاید وہ جا چکا ہوگا، لیکن جیسے ہی انگریزی کا پیریڈ شروع ہوا وہی سر ذوالفقار خان کلاس میں آ گئے۔ پیریڈ کے بعد انہوں نے مجھے ایک بار پھر اپنے کیبن میں بلایا۔ میں ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کم از کم مجھے اپنا دوست سمجھ لو، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کس فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے انکار کیا تو شاید وہ مجھے فیل کر دیں گے۔ اس ڈر سے میں نے اس کی دوستی قبول کر لی۔ اس کے بعد ذوالفقار جو کہتا میں وہی کرتی۔ رات کو میں اکثر ذوالفقار سے باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ وہ مجھے قیمتی تحفے دیتا تھا، ہیرے کے زیورات اور بڑی بڑی قیمت کی رقم میرے کریڈٹ کارڈ میں ٹرانسفر کرتا تھا۔ میں ہمیشہ اسے منع کرتی تھی کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مگر وہ کہتا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، مگر میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ کالج کے 1 سال بعد جب میرا کالج ختم ہو گیا تو اس وقت تک ہر لڑکی یہی سمجھتی تھی کہ میرا اس کے ساتھ افیئر ہے۔ ایک دن ذوالفقار نے مجھ سے کہا کہ اسے مجھے ایک سچائی بتانی ہے۔ میری دلچسپی بڑھ گئی، لیکن میں سوچنے لگی کہ کیسی سچائی ہوگی۔ اس نے کہا تم مجھ سے اسی پارک میں ملنا، اس پیریڈ کے نیچے۔ یہ سن کر مجھے یاد آ گیا کہ میں پہلی بار اسی پارک میں اپنی ماں کے ساتھ اس سے ملی تھی، لیکن پھر وہ مجھے وہاں دوبارہ نہیں دکھائی دیا تھا۔ پھر بھی میں پارک جانے کا بہانہ بنا کر ہمیشہ ذوالفقار کے پاس چلی جاتی تھی۔ تو ایک روز اس نے مجھے اپنی سچائی بتائی۔ جب اس نے کہا میں ایک جن زادہ ہوں تو میں حیرت سے ہنسنے لگی، پر اگلے ہی پل جیسے ہی وہ ایک سفید خوفناک سائے کے روپ میں میرے سامنے آیا تو اس کی سچائی جان کر میرے لیے مزید دوستی کا کوئی جواز نہیں رہا۔ میں نے فوراً اسے کہا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید واقعی ہماری دوستی ہو سکتی ہے، لیکن تم تو ایک جن زادہ ہو، میں کبھی بھی تمہیں اپنا دوست نہیں مان سکتی۔ غصے میں یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی، مگر وہ بلڈی کی تیزی کے ساتھ میرے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ ذوالفقار میرے قریب آتا میں نے اونچی آواز میں ادھر کرسی شروع کر دی تاکہ وہ کسی طرح مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ جھٹکے سے مجھ سے دور ہو گیا اور غصے سے بولا فرا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں؟ تم میرے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسا مت کرو، مجھے خود سے دور مت کرو۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور بھاگ گئی۔ کچھ عرصے بعد میرا کالج ختم ہونے کی وجہ سے میرے بھائی نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا جو بہت اچھا لڑکا تھا، مگر مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ذوالفقار میری زندگی میں پھر سے نہ آ جائے، چونکہ وہ جن زادہ تھا، وہ کبھی بھی میرے پاس آ سکتا تھا۔ پھر ایک دن جب میرا رشتہ پکا ہوا تو مجھے ذوالفقار کی موجودگی کا عجیب سا احساس ہوا۔ میرے کمرے میں وہی خوشبو محسوس ہوئی جو مجھے ہمیشہ سے آتی تھی، اور پھر اچانک میرے کانوں کے قریب سرگوشی تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ خبردار اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تم صرف میری ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا وجود سناٹوں میں کھو گیا۔ میں نے دوبارہ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جن زادے کو خود سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اس کے لیے میں نے سختی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، آیت الکرسی کا ورد کرتی، دم والا پانی پیتی، یہاں تک کہ پانی خود پر بھی چھڑکتی تاکہ جن زادہ میرے پاس نہ پٹکے۔ میری واحد آرزو یہ تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے۔ جب میرے بھائی نے کہا کہ میں یونیورسٹی جوائن کر لوں کیونکہ زبیر ابھی جاب تلاش کر رہا ہے، تو میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، میں تو اپنی کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی۔ اس کے بعد اماں نے بھائی سے کہہ دیا کہ بس اس کی شادی کروا دے، جاب ہونا یا نہ ہونا اس کے نصیب کی بات ہے، یہ اپنا رزق ساتھ لے کر جائے گی۔ میری شادی کی تاریخ رکھ لی گئی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ میرے دل کو سکون مل گیا تھا کیونکہ جن زادہ اب آیت الکرسی کی وجہ سے میرے قریب نہیں آتا تھا۔ ایک روز مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر چلا رہا ہو، فرح ایسا مت کرو، میرا دل مت توڑو، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیخیں مجھے بہت دور سے سنائی دے رہی تھی، جیسے میرے ارد گرد ایک حصار ہو جس نے اسے مجھ سے دور رکھا ہوا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، زبیر سے میرا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی کے بعد میں اپنی سسرال آ گئی تھی۔ میرے لب مسلسل ہی رہے تھے کیونکہ میں آج بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ میری ساس جو کہ ایک تعلیم یافتہ عورت تھی، جب مجھے اس حالت میں دیکھتی تو ایک عجیب سی ناپسندیدگی کے ساتھ مجھ سے بیزار سی رہنے لگی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی آخر تم اس طرح ہر وقت کیوں
पड़ती रहती हो। इनकी बात सुनते ही मैं घबरा गई। मैं कैसे बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस लम्हे मुझे अपनी शादी की रात याद आ गई, जब ज़ुबैर के आते ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर इस पर दम किया था। वो खुद भी मुसलसल दम वाला पानी पीती जा रही थी। मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे। इन सालों के बाद मुझे कुछ खबरें मिली कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ज़ुबैर एक अच्छे शौहर साबित हुए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे दोराहे पर पहुँचने वाली है जिससे वापसी मुश्किल होगी। जब रब ने मुझे ये बताया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो मैं खुशी से निहाल होगी, लेकिन मेरे शौहर, जिन्हें इस खबर पर खुश होना चाहिए था, इनका रवैया कुछ अजीब ही था। ज़ुबैर के चेहरे पर उदासी छा गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं जब भी इससे पूछती तो वो यही कहता, फरा तुम अपना ख्याल रखो, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा शायान बस एक जगह चुपचाप पड़ा रहता था। फिर एक रोज़ अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई। जब इसे उल्टी आई और मैंने देखा कि वो सुर्ख रंग की थी तो मेरी रूह कांप उठी। मैं इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, मगर ज़ुबैर बार बार मना कर रहा था। फरहा, मैं खुद इसे चेक करवा लूँगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। इसी रोज़ सफाई करते हुए मुझे अचानक एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शायान की रिपोर्ट थी और इसमें लिखा था कि इसे कैंसर है। जो लग रहा था जैसे हमारा बसा बसाया घर अचानक वीरान हो गया। माँ बनने की जो खुशी मुझे मिली थी वो एक लम्हे में जैसे ख़त्म हो गई। आंसुओं में डूबी हुई मैंने ज़ुबैर से कहा, मेरे पास जितना भी जेवर है वो सब बेच दो, हम अपने बेटे का इलाज करवाएंगे। ज़ुबैर ने मेरी बात मान ली थी। मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया, लेकिन इसके बावजूद कैंसर के इलाज के लिए रकम पूरी ना हो सकी। मेरी सास, जिन्हें अपने पोते से बेहद मोहब्बत थी, उन्होंने हमारा साथ देने का फैसला किया और हत्ता कि अपने घर बेचने को तैयार हो गई। हमने अपना घर बेच दिया और किराए के एक छोटे से मकान में आ गए। अब मैं कमज़ोर सी हो गई थी। जिस बच्चे को मैं हर रोज़ अपने सामने हंसते मुस्कुराते देखती थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं अक्सर सोचती कि एक दिन वो मुझसे दूर चला जाएगा। वो हर लम्हा आंसू बहाती रहती। ज़ुबैर ने वो नौकरी कर ली थी और अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश कर रहा था कि इसे बेहतर मुलाजमत मिल जाए ताकि इलाज के अखराजात पूरे कर सके। मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। एक रोज़ मैं छत पर बैठकर दुआ मांग रही थी। दिल में यही ख्याल था कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला पैदा करे कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी दौरान अचानक मुझे एक मानूस खुशबू का एहसास हुआ। इस खुशबू ने मुझे माजी में खो जाने पर मजबूर कर दिया और मैं फ़ौरन समझी कि वो जिन्नादा मेरे आसपास है। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। घबरा कर मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी बेबसी का तमाशा देखने आए हो? वापस चले जाओ, मेरी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल ना बनाओ। मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ, लेकिन जितना मैं इसे दूर होने की वो कहती, वो खुशबू और करीब महसूस होती। ऐसा लगा जैसे वो मेरे करीब आ गया हो। खौफ से मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। तभी मेरे कान में सरगोशी हुई, अगर कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे बेटे का इलाज करवा सकता हूँ। ये सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे उम्मीद की एक किरण मेरे अंदर जाग उठी हो। मैंने फ़ौरन आंखें खोली और धीमी सांस लेते हुए कहा, क्या वाकई तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तो तुम्हें ठुकरा दिया था, तुमसे शादी नहीं की थी, फिर भी क्या तुम वाकई मेरे बच्चे का इलाज करवाओगे? वो मेरी कुल कायनात है। मैंने इसे 9 माह अपने पेट में संभाल कर रखा है और मैं इसे कहीं नहीं जाने दे सकती। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वही सरगोशी मेरे कानों के करीब आई। कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अगर नहीं तो मैं अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है और अब भी शादी करता हूँ। शादी कर लेने से ये मोहब्बत कम नहीं होती। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून सा मिल गया। मैंने अपने आंसू साफ किए और जज्बाती होकर कहा, तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आते? आओ ना, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अभी ये कहा ही था कि मेरे सामने एक सफ़ेद रोशनी नमूदार हुई और फिर एक साए की शक्ल में वो मेरे सामने आ गया। मैं खूब ज़्यादा होकर बोली, ऐसे मत आओ, मेरे सामने इंसानी रूप में आओ। मेरी दरख्वास्त पर वो अगले ही पल इंसानी रूप में मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। मैं इसे 5 साल बाद देख रही थी। जब बोला, फरहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था।
मैंने इसे समझाते हुए कहा, तुम एक जिनजादे हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती थी। वो बोला, मैंने तुमसे शादी का कहा तो कभी नहीं था। मैं तो बस ये कहता था कि मेरी मोहब्बत में किसी को शरीक ना ठहराओ और हमारे बीच किसी को ना आने दो, किसी और की मत हो जाना। अगर तुम चाहती तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रह सकती थी, मेरे साथ वफा कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने ये नहीं किया। उसने कहा, देखो मैं फिर भी तुम्हारे बेटे की मदद करने को तैयार हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन कहा, तो किस बात का इंतज़ार कर रही हो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, चलो मेरे साथ। मैं भागती ही नीचे जाने लगी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वो जिनज़ादा वही खड़ा था। वो मेरे पास नहीं आ रहा था, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा राज छुपा हुआ था जो मुझे अंदर से डरा रहा था। मैंने फ़ौरन कहा, क्या हुआ, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वो कहने लगा, ऐसे तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता, तुम मुझे बदले में क्या दोगी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसके अल्फाज सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने दो टोक अल्फाज में पूछा, क्या लेना चाहते हो, बताओ मुझे। वो बोला, कुछ भी दे दो, मुझे तो कुछ भी मंजूर होगा, जो भी तुम दोगी इसे अपने दिल के करीब रखूंगा। मैंने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। अगले ही पल उसने मेरा हाथ थाम लिया। इसका भारी हाथ जैसे मेरे हाथों से छुआ तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक रात गुजार सकती हो? उसका ये मुतालबा सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गहरी खाई में धकेल दिया। मैं फ़ौरन उसका हाथ झटक कर पीछे हट सी गई और इसे ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई खौफनाक चीज़ हो। नफरत भरी निगाहों से देखते हुए मैंने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए और सख्त लहजे में कहा, ये कभी मत सोचना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और वो बोला, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, और अब जब मैं सिर्फ एक रात का तकाजा कर रहा हूँ तो तुम्हें ये भी मंजूर नहीं? लगता है तुम्हें अपने बेटे शाहजहान से इतनी मोहब्बत नहीं है, जुबैर से ज़्यादा मोहब्बत है। वो खुमार भरी नज़रों से देखते हुए शरारती अंदाज में बोला। इस वक्त मुझे इससे शदीद नफरत हो रही थी। मैं फ़ौरन भागती नीचे आई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। शाहजहान की देखभाल में मसरूफ़ जब अचानक से इसकी तबीयत मजीद ख़राब होगी और तो इसका बुखार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जुबैर मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था, वो दफ्तर में था। उसी पर मुझे अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ। जैसे ही पीछे देखा तो जिनजादे को पीछे मुड़ देख कर मेरी रूह फना हो गई। मैंने गुस्से से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो, मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हो? वो बोला, नहीं, मैं तो ये तमाशा देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी फ़िक्र है। अगर तुम्हें अपने बच्चे से ज़रा भी मोहब्बत होती तो मेरी बात पर भरोसा करके मान लेती। उसने जैसे ही ये कहा मैंने अपने आंसू ज़ब्त कर लिए। वो वहाँ से वापस चला गया। मगर मेरे बच्चे की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी थी। मेरे शोहर ने मुझे मेरे बच्चे को संभाला और मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया कि अगर ये जिनज़ादा मेरे बच्चे को ठीक कर देगा तो मैं इसकी बात मान लूँगी। मैं जानती थी कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, बल्कि वो गलती नहीं, वो तो एक गुनाह था जो मैं करने जा रही थी, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं शाहजहान के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसी रात मैं छत पर चली गई और वहाँ टहल कर जिनजादे को तलाश करने लगी। अचानक मुझे पीछे से किसी ने थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वो जिनजादा था। मैंने फ़ौरन इससे कहा, मुझे तुम्हारी बात कबूल है? वो बोला, कौन सी बात? गोया वो मुझसे कुछ कहलवाना चाह रहा था। मैं कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पता ही था कि मैंने कितने दर्द के साथ ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो बोला, क्या तुम मेरे लिए तैयार होकर आओगी? मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए लाल जोड़ा पहन कर आओ और बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ। मैं ये रात कभी नहीं भूलना चाहता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो बोला, बताओ फरहा, क्या मेरी बात कबूल है? क्या तुम मेरे लिए दुल्हन की तरह तैयार होकर आओगी? जब तुम वापस अपने घर जाओगी तो तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा, उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। मैंने जैसे ही इसकी बात सुनी तो एक पल को भूल गई कि उसने मुझसे क्या कहा है। बस मुझे ये याद रह गया था कि शाहजहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ मैं ये सब करूँगी, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो कब आना है? मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। वो बोला, कल रात दुल्हन की तरह तैयार होकर कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में आ जाना, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं मुस्कुरा कर वापस आ गई थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे शोहर ने कहा, शाहजहान को दुआ दे दो। मैंने फ़ौरन कहा, फ़िक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा, दुआ की ज़रूरत नहीं होगी। ज़ुबैर कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, होश में तो हो?
एक दिन भी अगर दुआ ना दी तो फिर इसकी हालत बिगड़ जाएगी। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, दुआ का नागा नहीं होना चाहिए। जुबैर की बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा, ठीक कहा ना, ठीक हो जाएगा, देखा ना, देखना 2 दिन तक शयान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा। मैंने इसे उम्मीद दिलाई थी। जुबैर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गई। फिर रात को शयान को अपने साथ लगाकर मैं सो गई। अगला दिन मेरे लिए एक उम्मीद का दिन था, लेकिन साथ ही मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी था, क्योंकि उस दिन मैं अपने शोर से बेवफाई करने जा रही थी। मैंने वो लाल जोड़ा तैयार किया। जुबैर कहने लगा, क्या हो गया है, 5 साल तक तुमने ये जोड़ा नहीं पहना, अब ये क्यों प्रेस कर रही हो, खैर तो है। मैंने इसको कोई जवाब ना दिया, बस जोड़ा प्रेस करके लटका दिया और रात का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मेरे शौहर और बच्चे सो गए, मैं उठी थी और दुल्हन की तरह तैयार होने लगी थी। अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। उस दिन को कोस रही थी जब पहली दफ़ा उसे देखा था। मुझे फिर से निमरा का निकाह याद आया। उसी दिन तो मेरी मुलाकात उस जिनजादे से हुई थी। काश वो दिन मेरी किस्मत में ना होता तो आज मेरी ज़िंदगी तब्दील होती। यही सोचते हुए उसी दौरान मैं तैयार हो गई। आईने के सामने खुद को देखा तो बिल्कुल अपनी बारात वाले दिन की तरह लग रही थी। जल्दी से स्याह चादर से अपना सरापा छुपा दिया और दबे कदमों के साथ घर से बाहर आ गए। अब मेरा रुख कब्रिस्तान की पिछली तरफ ही था, जहाँ मुझे वो साया दिखाई दिया। मैंने उसे मुखातिब किया, मैं आ गई हूँ, बताओ क्या करना है। वो मुझे नासमझी के अंदाज में देखने लगा। शायद उसे लगा था जैसे मैं तैयार नहीं हुई। यही सोचकर मैंने चादर अपने वजूद से हटा ली थी। जैसे ही उसने मेरे हुस्न को देखा, उसने अपनी आंखें एक पल के लिए फेर ली। फिर कहने लगा, चादर वापस ऊपर करो और मेरे साथ चलो। उस काफ़ी संजीदगी से आगे जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ देर बाद उसने मेरी चादर सही तरीके से कराई और फिर अचानक से कुछ बढ़ पड़कर मेरे चेहरे पर फूंका, जिसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल जैसे ही रोशनी हुई तो मैं एक अलग दुनिया में आई थी। मैं घबरा गई थी। जिनजादे से कहा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जब बोला, ये मेरी अपनी मस्ती है, फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जी कहते ही अचानक से वो एक महल के सामने आकर खड़ा हो गया। वो महल देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। इतना खूबसूरत महल मैंने कभी नहीं देखा था। जिन ज्यादा गरूर के साथ इस महल की राहदारी में चल रहा था, जबकि मैं भी इसके पीछे पीछे सर झुकाए जा रही थी। हर कोई इसे सलाम कर रहा था। हर कोई ये कह रहा था, शहनशाह जिन्नात की आमद पर खुश आमदीद कहते हैं, जबकि वो सर झुका कर सबको जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद वो एक कमरे में आया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा वजूद कांप रहा था। वो घड़ी आने वाली थी जिसका मुझे डर था। जब अब अगली बार मेरी नज़र इस कमरे के चारों तरफ गई तो मेरे रोंगटे खड़े होके थे, क्योंकि इस कमरे में हर जगह तस्वीरें लगी हुई थी। वो तस्वीरें और किसी की नहीं, बल्कि वो तो मेरी थी। ये देखकर मेरा वजूद बेजान हो गया था। जिरजादे ने हमारे बीच खामोशी तोड़ी और मुझसे कहा, पता है तुम्हें ये तस्वीरें किसकी हैं? उसकी बात पर मैं बमुश्किल बोल पाई, मेरी है। लेकिन अभी मैंने इतना ही कहा था जब उसने अपना सर नफ़ी में हिलाया और कहने लगा, नहीं, तुम गलत हो, ये तस्वीरें तुम्हारी नहीं है, ये मेरी बीवी जिरजादी की हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। मैं फौरन बोली, तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जब बोला, ऐसा ही है, तुम हूबहू मेरी बीवी मलका जिनजादे की तरह हो और आज तुम मेरे कमरे में हो। बाकी सबको तो ये लगता है जैसे मैं अपनी बीवी मलका जिनजादी को वापस लेकर आया हूँ। इसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। जब कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम यहीं पर रहो, मैं आता हूँ, वो वापस चला गया था। जबकि मैं इस कमरे में पहली तस्वीरों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी ही तस्वीरें हों। तस्वीरें बिल्कुल मेरी तरह थी। अभी मैं इन्हें एक और नजर देख रही थी जब दरवाज़ा खुला और जिनजादा वापस आया। उसके हाथ में एक थाल था। कहने लगा, तुम थक गई हो, ये खाना खा लो। मैंने इससे कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे वापस जाना है। मेरे शोर को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। मैं आज तक इससे कभी धोखा नहीं दिया और आज इससे धोखा दे रही हूँ। मुझे तो खुद से नफरत हो रही है। ये कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही पल उसने मुझे तसल्ली दी। कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, बस तुम ये खाना खाओ, फजर से पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा। इसके बाद सुनकर मुझे इस पर यकीन आ गया था। इस तसल्ली के साथ मैंने जल्दी से खाना खा लिया। रात के 12 बज चुके थे।
मेरा वजूद अजीब तरह से काँप रहा था। महसूस हो रहा था कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ। मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह इसके करीब बैठी हुई थी और वो मुझे यूं ही देख रहा था। जब मैंने इसे कहा, अब मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो, क्योंकि मैं हूबहू तुम्हारी बीवी की तरह लगती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे नज़रें फेर ली और आंखें बंद कर ली। कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक इसकी आवाज़ सुनाई थी जब वो बोला, हाँ ये बात सच है, मैं तुमसे इसी वजह से मोहब्बत की थी, क्योंकि तुम हूबहू मेरी बीवी मलका जिनजादी की तरह लगती हो। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें इस वजह से यहाँ नहीं लाया कि तुम्हारे साथ रात गुजार सकूं। इसके बाद सुनकर मैं करंट खा कर आ गई थी। फौरन बोली, फिर क्या वजह है, क्यों तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुम कहना क्या चाहते हो? जब वो बोला कि मेरा मकसद ये है कि मेरी बस्ती के लोगों को पता चल जाए कि तुम वापस आ गई, यानी कि मलका जिनजादी वापस आ गई है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं ऐसा ना करता तो फिर मेरी शहनशाही मुझसे छिन जाती। सबको ये लगता है कि मलका मुझे छोड़कर चली गई है। ये बात तो सच है कि मैं चाहता था किसी तरीके से मेरी शहनशाही बरकरार रहे। अब सबको अंदाज़ा हो गया है कि मलका जिनजादी और मेरे बीच सब कुछ ठीक है, जो मेरी शहनशाही बरकरार रहेगी। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। मुझे बहुत सुकून मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वो इज्जत जो कुछ देर पहले खतरे में थी, अब खतरे से बाहर थी। जब जिनजादा अपनी जगह से उठकर मेरे करीब कदम बढ़ाने लगा, फिर मेरे पास आकर कहने लगा, ये बात सच है कि तुम बिल्कुल मेरी बीवी मलका शहजादी से अलग हो। तुम शक्ल सूरत से इसमें इस जैसी हो, लेकिन तुम काफ़ी मासूम हो। मेरी बीवी बहुत तेज़ है। वो अपनी बस्ती सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि मैं अपनी शहनशाही से हाथ धो बैठूं। लेकिन ये बात सच है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, वैसे ही मैं इसी से मोहब्बत करता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी बीवी एक इंसानी लड़के के बेस में इंसानी बस्ती में फिर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें समझा तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि नहीं, तुम एक डरपोक मासूम सी आदम जाती हो। क्योंकि इस जंगल में जब मैं तुम्हें लेकर गया तो मैंने तुम्हारा खौफ भांप लिया था। मैं जान गया था कि अगर मेरी बीवी इंसानी रूप में मेरे साथ होती तो ज़रूर अपने इसी रूप में आ जाती और किसी भी जानवर से ना डरती, जैसे तुम जंगल में इस मामूली से जानवर से डर गई थी। और तुम तो इस बात से भी डर गई थी कि अब गाड़ी खराब हो गई है। अब तुम मेरे साथ अकेली हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये मासूमियत बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए ये बात गलत है कि मैंने इसलिए तुमसे मोहब्बत की कि तुम मेरी खूबसूरत बीवी जैसी थी, बल्कि मैंने तो इसलिए तुमसे मोहब्बत की थी क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ था। तुम अच्छे दिल की मालिक थी, पर तुमने मुझे ठुकरा दिया था। तुम्हें लगा कि मैं इसका बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा, पर ये बात नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ लेकर आना चाहता था ताकि यूं तुम कुछ देर मेरे साथ रहोगी तो मेरी बस्ती के लोगों को पता चलेगा कि शायद मेरी बीवी मेरे साथ है, जो ही नहीं पता चल गया है। मैंने जैसे ही जिनजादे की बात सुनी तो शर्मिंदगी से अपना सर झुका दिया। कुछ देर बाद वो मुझसे बोला कि अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी बस्ती ले जाता हूँ। ये कहते हुए उसने फिर से कुछ पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी। अब मैं वहाँ से वापस अपनी बस्ती में थी। मैं बिल्कुल अपने घर के सामने खड़ी थी। जिनजादे ने कहने लगा, जाओ अब तुम वापस जा सकती हो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। जब मुझे शायान का ख्याल आया, मैंने फौरन इससे पूछा, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? मुस्कुरा कर जिनजादे ने कहा, हाँ तुम खुद जाकर देख सकती हो। मैं जल्दी से अंदर चली गई। अंदर जैसे ही गई, शुक्र से मेरा शोहर और बेटा दोनों सो रहे थे। अगले रोज शायान को डॉक्टर से चेक करवाना था। मैं बिल्कुल उम्मीद थी, अपने शोहर को भी तसल्ली दी थी। डॉक्टर ने जब मेरे बेटे के टेस्ट करवाए तो हमें खुशखबरी सुनाई थी कि इसका कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये कोई मौजज़ा ही हुआ है, वरना आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वक्त मुझे जिनजादे का ख्याल आया था। वो जिनजादा जो मुझे अपने साथ अपनी बस्ती में लेकर आ गया था, इसकी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। मैंने दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं इसके साथ कितनी बदगुमान हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। जिनजादे ने मेरी जो मदद की थी वो मैं कभी भी सारी ज़िंदगी भी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि बदले में इसके साथ मैंने जो किया था वो बहुत बुरा था। मैंने इसका दिल तोड़ दिया था, लेकिन इसने फिर भी मेरी इतनी मदद की थी। आज भी मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। हाँ तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।